हेलो दोस्तों, मैं विकास गंगवार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बीसलपुर अड्डा में। और अभी तक हम खेलो इंडिया 2020 के तहत 2 वीडियो डाल चुके हैं जिनमें 20-20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, जो वर्तमान में आने वाले पेट एग्जाम और यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसी के साथ साथ आगे आने वाले एग्जाम लेखपाल, पुलिस और यूपी पीसीएस, प्री, आरओ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न या तो वो हैं जिनको पिछली बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है या जो आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत इन क्वेश्चन की संख्या 20 रहेगी, लेकिन इन क्वेश्चन के तहत हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन का मतलब होता है एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाना, कैसे करके क्वेश्चन हल किया जाता है और कैसे करके उसका आंसर दिया जाता है। और एग्जामिनर एक क्वेश्चन को देखकर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे उसको बदलता है और कौन कौन से फैक्ट उसमें और तैयार कर लेने चाहिए और यहीं पे अपने नोट्स बनाते जाने चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति? मूल अधिकार पढ़े होंगे आपने, भाग 3 में है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिनका प्रावधान है। तो इनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो या तो ऑप्शन में दिया होगा न्यायालय, और न्यायालय में 2 न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है अभी वर्तमान में। ये फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमने 2-3 फैक्ट तैयार किए। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार बाध योग्य है या अबाध योग्य? पहले इस क्वेश्चन को समझिए। पॉलिटी के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं जो मतलब पढ़े हुए नहीं होते हैं, समझ से बाहर होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन का अर्थ अगर आप समझोगे तो आराम से उसका आंसर दे सकते हो। जैसा पहला है बाध योग्य। बाध योग्य वो होता है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बाध योग्य का मतलब ऐसा कोई कानून जैसे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हम मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो बाध योग्य हो गया। और अगर हम किसी के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकते तो अबाध योग्य हो गया। मतलब हमने प्रस्तावना आपको पढ़ाई थी, प्रस्तावना के प्रावधान में बाध योग्य नहीं है, वो अबाध योग्य, मतलब उसके उल्लंघन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ाया, और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो ये कैसे हैं? बाध योग्य हैं। बाध योग्य। बाध योग्य की जगह अगर एक नया शब्द लिख दिया जाए, न्यायोचित, तब भी यही बात होती। न्यायोचित का मतलब होता है जिसको न्याय दिया जा सके, जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सके। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो संविधान में लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार है। तो समानता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16 के तहत मिली है। अब आरक्षण SC, ST, OBC को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 16(4). तो हमने आपको पढ़ाए थे 16 के कितने भाग हैं? 16 के 6 भाग हैं। अच्छा, मान लो यहीं पे क्वेश्चन SC, ST, OBC को आरक्षण ना छोड़कर आरक्षण अगर मान लिया जाए कि जो EWS के हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा? 16(6) के तहत दिया जाएगा। तो ये भी याद कर लिया। मतलब 16(4) में क्या प्रावधान है कि SC, SC, OBC को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा, और 16(6) में क्या प्रावधान है कि EWS को 10% आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 फैक्ट तैयार किए। इसका उत्तर ये है और इसका उत्तर जो हमने अलग से फैक्ट पूछा जा सकता है उसका उत्तर हमने बता दिया आपको। अब देखिए, लोकसभा और विधानसभा इनका चुनाव होता है, तो इनमें जो मताधिकार होता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार जिसका प्रयोग किया जाता है किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखो, आपको एक बात और ध्यान कर लेनी चाहिए यहाँ पर कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि हम ही लोग उसमें वोट देते हैं। डायरेक्ट जनता वोट देती है। जब डायरेक्ट जनता वोट देती है तो वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें हम लोग वोट नहीं देते, मतलब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और विधानसभा लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार दिया जाता है? तो अनुच्छेद 326, याद रखिए अनुच्छेद 326, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद प्रेस मतलब अखबार, मीडिया, इसकी स्वतंत्रता से संबंधित है? मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, अखबार निकालने की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, तो किस अनुच्छेद के तहत है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में। तो ये स्वतंत्रता किस में है? 19(1) में। 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। उसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता छुपी हुई है। तो याद रखिएगा 19(1) और 19 के तहत हमने आपको कितनी स्वतंत्रताएं पढ़ाई थी? 6 स्वतंत्रताएं पढ़ाई थी, ठीक है, जो कि संपत्ति का अधिकार निकाल दिया। पहले 7 थी, अब 6 थी। पहली स्वतंत्रता उसमें हमने आपको कौन सी पढ़ाई थी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरे में समूह बनाने की या समिति बनाने की स्वतंत्रता, चौथे में देश में कहीं घूमने जाने की स्वतंत्रता, पांचवें में कहीं व्यापार मतलब वहाँ बस जाने की स्वतंत्रता, और छठे में व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। ये हमने 19(a) के तहत ABCDEFG लिखकर समझाई थी। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? अल्पसंख्यकों का प्रावधान है। कितने प्रकार के मतलब गिनती पूछ रहा है, लेकिन हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है। तो पहला क्वेश्चन ये है जो हम हल कर लेते हैं, संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब ये पूछ सकता है कि चलो ठीक है 2 प्रकार के हैं, तो कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? एक भाषाई अल्पसंख्यक होता है, भाषाई मतलब भाषा के आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं, और एक होता है धार्मिक अल्पसंख्यक। तो ये 2 अल्पसंख्यक कौन कौन से? भाषाई और धार्मिक। तो एक फैक्ट ये तैयार करना आपको, आपका आंसर तो यहीं पे हो गया था, 2 प्रकार के, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। अब याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में किन किन को सरकार ने देश में अल्पसंख्यक घोषित किया है? तो अल्पसंख्यक किसको किया है? मुस्लिम को किया है, बौद्ध मुस्लिम को, ईसाई को, बौद्ध को, जैन को, इनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखने वाली बात थी अभी। अब कारखानों वाला अधिनियम हमने पढ़ाया था। कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है? मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण को रोकता है या बच्चों को कारखानों, खानों या परिसंकट में नियोजन में जाने से रोकता है? तो इस अनुच्छेद को हमने पढ़ाया था आपको, और ये अनुच्छेद है 24 याद करो। इस 24 अनुच्छेद को सीधे सीधे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम भी पढ़ाया था हमने। तो बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम की डेट कितनी थी? 1976। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम की डेट, ये भी याद रखने वाली बात है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के तहत हमने बताया था आपको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को राज्य सिर्फ विधि द्वारा ही छीन सकता है, अन्यथा नहीं छीन सकता। तो ये हो गया कानून। इसी अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन बताया था हमने कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होता है, निजता का अधिकार होता है। वहीं 21 का में क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के प्रति मूल अधिकार है, मतलब उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 21 का भी तैयार हो गया हमारा। अब हम देखते हैं उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। मतलब भारत में उपाधियां नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? तो उस अनुच्छेद का नंबर है 18। मतलब 18 नंबर अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि भारत में उपाधियां नहीं दी जाएंगी। हमने इसमें 3 कैटेगरी पढ़ाई थी कि जो भारतीय हैं उनको उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन 2 सम्मान दिए जाते हैं 2 क्षेत्रों में। तो वो भी देख लीजिए कि वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं अनुच्छेद 18 के तहत इसमें सम्मान दिए जा सकते हैं। पहला है सेना और दूसरा है विद्या। ये दोनों शब्द याद रखिए। मतलब सेना और विद्या के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, सम्मान। जैसे डिग्री दी जाती है, MA की डिग्री है, PhD की डिग्री है, उसके बाद सेना में लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल की रैंक दी जाती है। तो सेना और विद्या में दी जा सकती है, अन्यथा उपाधि नहीं दी जा सकती। स्वयं के अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्वयं के विरुद्ध गवाही ना देने का अधिकार किस
अनुच्छेद में है। तो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, ये बात आपको पता है, लेकिन याद करने वाली बात क्या है कि इसमें अनुच्छेद पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के तहत हम स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, या स्वयं के खिलाफ गवाही से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है, तो उस अनुच्छेद की संख्या है 20। कितनी है? 20। तो याद रखिए हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन अगले हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। देखिए कितने डिग्री देशांतर, देशांतर क्या होते हैं, जो ग्लोब पर खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं ऐसी उनको देशांतर कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो मानक रेखा है भारत की, इससे जो हम टाइम सेट करते हैं अपना, तो वो कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। तो वो देशांतर कौन सा है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, 82 डिग्री 30 मिनट, और इसको 82.5 डिग्री भी लिखा जाता है ऐसे करके, 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में किस जगह से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है, एक तो आंसर हो सकता है नैनी। नैनी जो स्थान है इलाहाबाद के पास में, या प्रयागराज के पास में, प्रयागराज के पास में एक जगह है नैनी, तो वहाँ से होकर गुजरती है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में नैनी ना देकर एक दूसरा शब्द दिया होता है, इसको मिर्जापुर, कहाँ से होकर गुजरती है, मिर्जापुर। कौन सा, वही मुन्ना भैया कालीन भैया, समझ गए, तो मिर्जापुर से। तो इनमें अगर चाहे मिर्जापुर होगा तो नैनी नहीं दिया होगा, और नैनी होगा तो मिर्जापुर नहीं दिया होगा। तो ये है उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है उस क्वेश्चन का आंसर, और कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, तो 42 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु का मतलब है जो सबसे दक्षिण में बिंदु है भारत का, वो कौन सा है, पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम से इसका तो आंसर पहले बता दें, इंदिरा पॉइंट। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पर है, किस द्वीप पर है। तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार पे, ग्रेट या बड़ा निकोबार, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे है। अगला यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की जगह पे इंदिरा कॉल हो जाएगा। तो याद रखिए कॉल ऊपर है, पॉइंट नीचे है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु और इंदिरा कॉल सबसे उत्तरतम बिंदु। अब पूछ सकता है सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में, उसको बोलते हैं गौरमोता, तो सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गौरमोता। अब पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में, किबुथु। ठीक है, तो मैंने आपको चारों बिंदु बता दिए, और उन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और SSC GD के लिए यहाँ से सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन को रखा। अब है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय में कितने समय का अंतराल पाया जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलता है, गुजरात में सूर्य सबसे बाद में निकलता है, तो इन दोनों जगह सूर्योदय के समय में कितना अंतर पाया जाता है। जिन लोगों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, और यही ऑप्शन में होगा आपका कितना, लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। सोचो अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य निकल आया है, तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, 7 बजे, मतलब 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अब आपने भारत का मैप देखा होगा ऐसे करके, यहाँ देखो, इस मैप में यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे एक राज्य है जो हम आपको पढ़ाते हैं, इसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है, तो बांग्लादेश से 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा है, त्रिपुरा। तो ये भी याद रखिए। अब ठीक है, त्रिपुरा हमने पढ़ाया था आपको, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये उन्हीं में से एक है त्रिपुरा। अगला है नीलगिरी पर्वतमाला, ये एक पर्वतमाला है नीलगिरी, किन राज्यों में अवस्थित है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि ये दक्षिण भारत की है या उत्तर भारत की, तो नीलगिरी किस भारत की, दक्षिण भारत की। किन राज्यों में अवस्थित है, मतलब किन किन राज्यों में इसकी सीमाएं पाई जाती हैं। तो 3 राज्यों में याद कर लो, कर्नाटक, तमिलनाडु
और केरल। और भारत का मैप बना है तो इसमें भी समझ लीजिए, यहाँ पे है केरल, यहाँ पे है तमिलनाडु और यहाँ पे पड़ेगा कर्नाटक। तो इन तीनों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये पेट एसएससी जीडी के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे पहले हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं? ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, ठीक है, और उसके बाद शिवालिक है, ये पाई जाती हैं। अरावली पर्वत है, पूर्वोत्तर का हिमालय है, और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है। तो इतनी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, इसको अच्छे से समझिए। अरावली। कौन सी है? अरावली। अब अरावली के बारे में थोड़े फैक्ट और तैयार कर लेते हैं। तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। कैसा पर्वत है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत का मतलब जो पर्वत अब टूटने फूटने लगा है, ठीक है, जो अब रेजिडुअल पर्वत बोला जाएगा। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि अरावली से कौन सी नदी निकलती है? अरावली से कौन सी प्रसिद्ध नदी निकलती है? तो अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लूनी नदी से संबंधित कि भारत की वो कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती, जो समुद्र में गिरने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जो समुद्र में नहीं गिरती और समुद्र में गिरने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो हमने अरावली के साथ कितने सारे क्वेश्चन देख लिए। अरावली से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और वहीं चोटी के पास में एक जैन मंदिर है दिलवाड़ा का। तो ये ऐसे ही तैयार किया करो, एक क्वेश्चन लिया, उसका नाम लिखा, उसका आंसर लिखा, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करो। जब उनको एक जगह पे इकट्ठा करोगे, इसी को बोलते हैं कंप्रीहेंसिव तैयारी। मैं आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहा हूँ, आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि इस तरीके से प्रश्न को समझें, इस तरीके से हल करें और इसी तरीके से उसे पढ़ें, तभी जाके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। वैसे तो हमने इसको नाम दिया है 2020, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस 2020 में एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन का आंसर है। तो कुल मिला के 40-50 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसलिए इसे ध्यान से देखो, एक बार देखो, बार बार देखो, ये देखने की चीज़ है, 1000 बार देखो। बाकी क्या फोटो देखते रहते हो दूसरों का है? वीडियो देखोगे तो फायदा होगा। आगे देखो, दक्षिण भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। जैसे यहीं पे एक क्वेश्चन है दक्षिण भारत, तो इसका नाम है अनाईमुदी। याद रख लीजिए, अनाईमुडी या अनाईमुदी। तो ये चोटी का नाम है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुदी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बता दोगे एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी कहाँ उपस्थित है? नेपाल में उपस्थित है। उसको और किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा नाम से जाना जाता है। ऐसे करके आप क्वेश्चन को टैकल करिए, ऐसे करके सोचिए, बैठिए, एकांत में बैठ के पढ़िए, एकदम दिमाग लगा के, एकदम मतलब भर लीजिए पूरा दिमाग में ज्ञान, और जाके परीक्षा में एकदम पेपर फाड़ दीजिए। फिर नहीं, पेपर नहीं फाड़ना है, ठीक है, पेपर को आराम से हल करना है, फिर फाड़ ही दो जाके वहाँ। मेरे पेपर फाड़ने के मतलब एकदम पेपर को धुआं बना दो, ठीक है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अगला क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा। देखिए, एक स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा। तो किस देश के साथ है? किस देश के, हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, उस देश के बारे में बता चुके हैं। तो उस देश के साथ हमारी स्थलीय सीमा, इसका एक सूत्र होता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्थलीय सीमा में पहले इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। इसका आंसर है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ठीक है। बांग्लादेश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे तीस्ता नदी का नाम सुना होगा। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश से हम अपनी ट्रेन भी चला रहे हैं अभी, तो एक दो जो ट्रेन है उनका नाम याद रखिए। उनके जो पत्तन है, चटगांव है, मोंगला है, ये जो पत्तन के नाम है वो भी याद रखिए, वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका जो स्थलीय सीमा वाला एक सूत्र है, बहुत सारे बच्चों को याद रखता है, बचपन में MBA, ये सूत्र होता है स्थलीय सीमा का याद करने का। बचपन, बा से मतलब बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा हमारी किसकी है? अफगानिस्तान के साथ। तो याद रखिए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से
भूटान और ये से अफगानिस्तान। तो 4 3 7 मतलब हमारी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। किसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है, किसके साथ कम लगती है, हमने क्रम से आपको बता दिया। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन तैयार हुए, पूरा ज्योग्राफी तैयार हो रहा है एक साथ। देखिए अफगानिस्तान, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? भाई बहुत सारी सीमा रेखाएं हमारी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और चीन की सीमा रेखा के बीच का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बीच का क्या नाम है? भारत और नेपाल की सीमा रेखा के बीच नाम नहीं है, क्योंकि वो हमारी खुली सीमा है, वहाँ से लोग आ जा सकते हैं। तो देखिए अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड लाइन। क्या नाम है? डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। अच्छा ठीक है, अब आप बता दीजिए चीन और भारत के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैक मोहन, याद किया होगा आपने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। तो ये मैंने 3 सीमा रेखाएं याद करवा दी आपको। ऐसे ही करके देखिए सब सीमा रेखाएं एक साथ देख ली हमने। अब देखिए नर्मदा नदी किस सागर में अपना मुहाना बनाती है या अपना जल छोड़ती है, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी किधर बहती है? पश्चिम वाहिनी है, पूर्व वाहिनी है? पश्चिम वाहिनी है। मतलब नर्मदा नदी अपना जल कहाँ छोड़ेगी? अरब सागर। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ से नर्मदा नदी आएगी और अपना जल कहाँ छोड़ेगी? अरब सागर में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की उन 2 नदियों का नाम बताओ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है सीधे अपना पानी नदी में सागर में छोड़ देती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो एक नर्मदा हो गई और दूसरी इनकी साथ ही ताप्ती हो गई। तो ये नर्मदा हो गई, कहाँ अपना जाकर कहाँ छोड़ती है? अरब सागर में। अरब सागर में। तो एक क्वेश्चन हो गया, इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो इधर कौन सी नदियाँ गिरती हैं? इधर कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो वो है आलियावेट। ठीक है। और ताप्ती नदी के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? खादियावेट। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया जाता है? सरदार सरोवर बांध। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हमने आज 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और पढ़ते रहो, दनादन लगे रहो, रोज 20 क्वेश्चन मिलेंगे एकदम। अगर आप कहोगे और कमेंट करोगे, बताओगे कि 20 क्वेश्चन अच्छे लगे, तो हम अगले वीडियो में हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा भी दे सकते हैं, अपनी मेहनत भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेहनत आप भी साथ साथ करेंगे, पेपर आपको ही देना है, हमें अपना पेपर देना, आपको अपना पेपर देना है। तो मोटिवेट रहो, पढ़ते रहो एकदम दबा के।